आप सभी का एग्जाम फाइटर चैनल में स्वागत है। आज हम भारत के इसी आप कह सकते हैं भौगोलिक ताने बाने को परत दर परत खोलेंगे। अक्षांश, देशांतर से लेकर समुद्री अधिकारों तक सब कुछ। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं एकदम बुनियादी सवाल से। जी, ये भूगोल या ज्योग्राफी आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो भूगोल सिर्फ नक्शे या जगहों के नाम रटना नहीं है। ये एक विज्ञान है। ये समझता है कि हमारी पृथ्वी की सतह कैसी है, पहाड़ कैसे बने, नदियां कहाँ हैं, मैदान, ये सब। और इससे भी ज्यादा जरूरी ये देखता है कि हम इंसान और दूसरे जीव जंतु इन जगहों पर कैसे रहते हैं, कैसे उनसे जुड़ते हैं। अच्छा, यानी सिर्फ क्या और कहाँ नहीं, बल्कि क्यों और कैसे भी। जी, जैसे मान लीजिए जलवायु क्यों बदल रही है, या कोई शहर किसी खास नदी के किनारे ही क्यों बसा। एकदम सही कहा आपने। भूगोल पृथ्वी की सतह, उस पर रहने वाले समुदाय और पर्यावरण, इनके बीच के जो जटिल रिश्ते हैं ना, उनका अध्ययन है। ये कोशिश है समझने की कि चीजें जहां हैं वहां क्यों है और समय के साथ कैसे बदल रही हैं। और एक मजेदार बात यह है कि जियोग्राफी शब्द खुद ग्रीक भाषा से आया है। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफिया मतलब वर्णन करना। तो हुआ पृथ्वी का वर्णन, शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ। बिल्कुल, और इराटोस्थेनीज को इसका जनक मानते हैं, है ना? जी हाँ। खैर, ये तो हुई भूगोल की बात। अब आते हैं हमारे मुख्य विषय पर, भारत। दुनिया के इतने बड़े नक्शे पर भारत है कहाँ? अगर हम पूरी पृथ्वी को एक ग्लोब की तरह देखें तो एक रेखा है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, जो इसे दो हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है। और अगर हम इसे पूर्व पश्चिम के हिसाब से देखें? हाँ, उसके लिए वो देशांतर रेखाएं होती हैं। सही। हाँ बिल्कुल। एक मुख्य देशांतर रेखा है 0 डिग्री पर ग्रीनविच रेखा, जो लंदन से गुजरती है। वो दुनिया को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में बांटती है और भारत पूरी तरह से पूर्वी देशांतर में पड़ता है। अच्छा। तो संक्षेप में कहें तो विश्व मानचित्र पर भारत की लोकेशन है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। ठीक है। और महाद्वीप के स्तर पर हम एशिया में हैं, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक बहुत बड़ा देश है। इसे अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप का क्या कहते हैं, हृदय भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें और कौन से देश आते हैं? इसमें भारत के अलावा हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और दक्षिण में समुद्र पार श्रीलंका और मालदीव भी इसी उपमहाद्वीप का हिस्सा माने जाते हैं। ये पूरा इलाका आप सोचिए, उत्तर में हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के गर्म पानी तक फैला हुआ है। वाकई बहुत विशाल और विविध क्षेत्र है। अब अगर हम सिर्फ भारत के आकार की बात करें, मतलब एरिया कितना है इसका? भारत का कुल क्षेत्रफल मतलब टोटल एरिया लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जी, इसको अगर दुनिया के संदर्भ में देखें तो ये दुनिया की कुल जमीन का करीब 2.4% हिस्सा है। 2.4%। सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन अगर दुनिया के देशों से तुलना करें तो हम कहाँ खड़े होते हैं? एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां? हमसे बड़े कौन से हैं फिर? हाँ, 7वां। हमसे बड़े सिर्फ 6 देश हैं। सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इनके बाद भारत का नंबर आता है। तो मतलब आकार में हम काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिल्कुल। और इस जमीन पर रहने वाले लोगों की संख्या, जनसंख्या, पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ तो आंकड़े शायद बदलते रहते हैं। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जो बहुत गतिशील है, डायनामिक है। देखिए, जो हमारी पिछली आधिकारिक जनगणना हुई थी 2011 में, उसके हिसाब से हम चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाला देश थे और दुनिया की करीब 17.5% आबादी भारत में रहती थी। लेकिन मैंने भी सुना है, हाल में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि हमने शायद चीन को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल सही सुना है। अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की एक रिपोर्ट आई थी जिसने ये अनुमान लगाया कि भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई है और इसके साथ ही भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अच्छा, तो हम अब नंबर 1 पर हैं। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है। इसकी अंतिम पुष्टि तो हमारी अगली जनगणना के जो आधिकारिक आंकड़े आएंगे उन्हीं से होगी, लेकिन हाँ, वैश्विक अनुमान अब यही इशारा कर रहे हैं। क्षेत्रफल में 7वें और जनसंख्या में शायद पहले स्थान पर। यह भारत के आकार और महत्व को वाकई दर्शाता है।
अच्छा, इसके लंबाई चौड़ाई का क्या हिसाब है? मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये कितना फैला हुआ है? अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो सबसे उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी जो अधिकतम लंबाई है वो करीब 3,214 किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर, ठीक है। और अगर पश्चिम में गुजरात के छोर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के छोर तक देखें तो इसकी चौड़ाई लगभग 2,933 किलोमीटर है। करीब 3,000 किलोमीटर चौड़ा। ये दूरियां ही बताती हैं कि देश कितना विशाल है। बिल्कुल। अब थोड़ा और सटीक होते हैं, अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। आपने बताया कि ये काल्पनिक रेखाएं किसी जगह की सटीक लोकेशन बताती हैं। तो भारत का विस्तार किन अक्षांशों और देशांतरों के बीच है? जैसा हमने पहले बात की थी, अक्षांश यानी लैटिट्यूड वो रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर यानी पैरेलल खींची गई हैं, लेटी हुई रेखाएं। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड वो खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। भारत की जो मुख्य भूमि है मतलब मेनलैंड, उसका फैलाव दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। हाँ, और उत्तर में ये 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही उत्तरी अक्षांश हैं, क्योंकि भारत पूरी तरह भूमध्य रेखा के उत्तर में है। एकदम सही पकड़ा आपने, दोनों उत्तरी अक्षांश। इसी तरह अगर हम देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व जी, और पूर्व में ये 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और यहाँ भी दोनों पूर्वी देशांतर हैं, क्योंकि हम ग्रीनविच रेखा के पूर्व में हैं। बिल्कुल। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये आंकड़े भारत की भौगोलिक स्थिति को बिल्कुल सटीक रूप से परिभाषित करते हैं। अब चलते हैं भारत के बिल्कुल किनारों पर। इसके सबसे दूर वाले बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे उत्तर में क्या है? भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे इंदिरा कौल कहते हैं। इंदिरा कौल, ये कहाँ है? ये अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सियाचिन ग्लेशियर के पास का इलाका है ये। अच्छा, लद्दाख में। और सबसे दक्षिण में, या शायद दो बातें होती हैं, एक तो मुख्य जमीन का सिरा और दूसरा द्वीपों को मिलाकर। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होता है। अगर हम सिर्फ भारत की मुख्य भूमि मतलब मेनलैंड इंडिया का सबसे दक्षिणी छोर देखें तो वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास है, केप कैमोरिन। केप कैमोरिन जी, ये 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जी। लेकिन अगर हम पूरे भारत को देखें मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लें जी, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, इसे पहले कुछ और भी कहते थे। हाँ, इसे पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता था। ये केप कोमोरिन से भी ज्यादा दक्षिण में है, लगभग 6 डिग्री 45 मिनट 6:45 मिनट्स उत्तरी अक्षांश के पास। समझ गया। तो मुख्य भूमि का केप कोमोरिन और पूरे भारत का इंदिरा पॉइंट, ये अंतर याद रखना जरूरी है। और पूरब और पश्चिम के सिरे? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु एकदम ईस्टर्न मोस्ट वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। जी। चीन सीमा के पास एक जगह है किबिथू। किबिथू, हाँ, ये 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न मोस्ट वो गुजरात के कच्छ जिले में है, पाकिस्तान सीमा के पास। जी। जगह का नाम है गुहार मोती या कुछ लोग गौर मोता भी कहते हैं। गुहार मोती जी। गुजरात में जी, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो मतलब इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट तक उत्तर दक्षिण और गुहार मोती से किबिथू तक पश्चिम पूर्व, इतना विशाल फैलाव है हमारे देश का। बिल्कुल। अब सीमाओं की बात करते हैं। जमीनी सरहदें कितनी लंबी हैं हमारी, जो पड़ोसी देशों से लगती हैं? भारत की जो स्थलीय सीमा है लैंड बॉर्डर, उसकी कुल लंबाई करीब 15,106.7 किलोमीटर है। 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। हाँ, ये कई देशों के साथ हमारी सीमाएं साझा करती हैं, जैसा हम बाद में देखेंगे। और समुद्री तटरेखा, कोस्ट लाइन, मैंने सुना है इसमें हाल ही में कुछ अपडेट आया है, कोई नया आंकड़ा? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। पहले आमतौर पर किताबों में और जानकारी में भारत की कुल तटरेखा की लंबाई लगभग 7,516.6 किलोमीटर बताई जाती थी। इसमें मुख्य भूमि और हमारे द्वीप समूह मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों शामिल थे। हाँ, 7,516 वाला आंकड़ा ही ज्यादातर सुना है। लेकिन अब क्या हुआ है
कि ज्यादा बेहतर सैटेलाइट इमेजरी आ गई हैं, मापन की तकनीकें सुधर गई हैं। तो भारत सरकार ने हाल ही में मतलब अप्रैल 2025 के आसपास के संदर्भ में एक संशोधित आंकड़ा जारी किया है और इसके अनुसार अब भारत की कुल तटरेखा 11,098.81 किलोमीटर आंकी गई है। 11,000 किलोमीटर से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा अंतर है पहले वाले आंकड़े से। हाँ, काफी बड़ा अंतर है। ये दिखाता है कि हमारी समुद्री सीमा वास्तव में कितनी विस्तृत है और शायद पहले के अनुमानों में द्वीपों की या तट की जटिलताओं को पूरी तरह नहीं मापा गया था। सही बात है, बेहतर तकनीक से ज्यादा सटीक जानकारी मिली। वैसे किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है भारत में? भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। गुजरात की? अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका तट काफी कटा-फटा और घुमावदार है, इसलिए उसकी लंबाई सबसे ज्यादा हो जाती है। कुल मिलाकर भारत के 9 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। जमीन और समुद्र दोनों तरफ हमारी सीमाएं काफी लंबी है। समुद्र की बात निकली है तो समुद्र में भी तो देशों के कुछ अधिकार क्षेत्र होते हैं ना, सिर्फ तट तक ही तो नहीं होता। ये कैसे तय होता है? हाँ, बिल्कुल। समुद्र में देशों के अधिकार सिर्फ तट तक सीमित नहीं होते। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून संधि है, UN क्लॉज 1982 कहते हैं उसे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसके तहत देशों के समुद्री क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है और दूरी मापने के लिए जमीन वाले किलोमीटर की जगह नॉटिकल मील का इस्तेमाल होता है। नॉटिकल मील, ये कितना होता है? एक नॉटिकल मील लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अच्छा, लगभग 1.25 किलोमीटर। तो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं इस समुद्र में? मुख्य रूप से 3 समुद्री क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं। पहला है प्रादेशिक जल, टेरिटोरियल सी। ये तट रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील तक फैला होता है। 12 नॉटिकल मील तक? हाँ, इस क्षेत्र में देश का वैसा ही पूरा अधिकार होता है, संप्रभुता होती है जैसी उसकी जमीन पर होती है। मतलब यहाँ देश के सारे कानून लागू होते हैं और वो यहाँ के सभी संसाधनों का, हवा का भी मालिक होता है। विदेशी जहाज यहाँ से गुजर सकते हैं लेकिन कुछ नियमों के तहत। यानी एक तरह से देश का ही समुद्री विस्तार हो गया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र, कंटिग्यूअस जोन। ये प्रादेशिक जल की सीमा के बाद शुरू होता है और तट से 24 नॉटिकल मील तक फैला होता है। मतलब प्रादेशिक जल के बाद और 12 नॉटिकल मील। अच्छा, कुल 24 नॉटिकल मील तट से? हाँ, तट से 24 तक। इस जोन में देश को पूरी संप्रभुता तो नहीं मिलती, लेकिन उसे अपने कुछ खास कानून लागू करने का अधिकार होता है, जैसे सीमा शुल्क से जुड़े कानून, वित्तीय या राजकोषीय कानून, आप्रवासन, इमिग्रेशन और स्वच्छता सैनिटेशन संबंधी नियम। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन प्रादेशिक जल में करता है तो उसे इस क्षेत्र में रोका या दंडित किया जा सकता है। समझ गया, सीमित अधिकार खास मकसदों के लिए। और तीसरा क्षेत्र जो शायद सबसे बड़ा होता है, वो EEZ वाला। हाँ, बिल्कुल। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। ये तटरेखा से 200 नॉटिकल मील तक फैला एक बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र है। 200 नॉटिकल मील यानी लगभग 370 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक। 200 नॉटिकल मील, ये तो बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, ये बहुत विशाल क्षेत्र होता है। इस EEZ में उस तटीय देश को समुद्र के पानी में, समुद्र की सतह पर और समुद्र की नीचे की जमीन में मौजूद सभी प्राकृतिक संसाधनों के सर्वे, एक्सप्लॉयटेशन, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का एकमात्र अधिकार होता है। मतलब क्या क्या शामिल है इसमें? मतलब यहाँ की मछली पकड़ने का अधिकार, समुद्र तल में मिलने वाले खनिज तेल और गैस निकालने का अधिकार और दूसरे खनिज जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल वगैरह की खोज और उनको निकालने का अधिकार सब उसी देश का होता है। वो यहाँ कृत्रिम द्वीप बना सकता है, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। लेकिन क्या यहाँ दूसरे देशों के जहाज नहीं आ सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। EEZ में दूसरे देशों को जहाज चलाने, नेविगेशन और उसके ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने, ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता होती है और वो समुद्र के नीचे केबल या पाइपलाइन भी बिछा सकते हैं कुछ शर्तों के साथ। लेकिन आर्थिक संसाधनों पर सिर्फ तटीय देश का हक होता है। तो ये EEZ आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हर तटीय देश के लिए। बिल्कुल। चलिए अब जरा भारत की जमीन पर वापस आते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा। वो भारत से होकर गुजरती है ना? हाँ, कर्क रेखा
यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। बीचों बीच से? हाँ, लगभग। ये देश को आप कह सकते हैं मोटे तौर पर 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है। इसके दक्षिण का हिस्सा उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल कहलाता है और उत्तर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल। हाँ। अच्छा, तो ये किन किन राज्यों से होकर निकलती है भारत? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से? कौन कौन से? अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान का बहुत थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल और आखिर में पूर्वोत्तर में त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य। हाँ, ये रेखा भारत की जलवायु और मौसम की विविधता को समझने में भी काफी मदद करती है। बिल्कुल। अब एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं, समय, टाइम। भारत इतना विशाल देश है, आपने बताया पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2933 किलोमीटर फैला है, तो क्या यहाँ अलग अलग टाइम जोन नहीं होने चाहिए जैसे अमेरिका या रूस में होते हैं? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और अक्सर लोगों के मन में आता है। देखिए, पूरी दुनिया में समय का जो निर्धारण होता है उसका आधार है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, जो लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरा एक चक्कर 360 डिग्री लगा लेती है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। 360/24 = 15। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 60 मिनट बटे 15 डिग्री = 4 मिनट डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब 4 मिनट का अंतर। बिल्कुल। अब भारत का देशांतरीय विस्तार देखिए। पश्चिम में लगभग 68 डिग्री पूर्व से लेकर पूर्व में लगभग 97 डिग्री पूर्व तक। हाँ, आपने बताया था। तो दोनों सिरों के बीच देशांतर का अंतर कितना हुआ? लगभग 97 - 68 = 29 डिग्री। करीब 30 डिग्री मान सकते हैं। हाँ, लगभग 30 डिग्री। अब अगर 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है तो 30 डिग्री में कितना अंतर हुआ? 30 × 4 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। एकदम सही। इसका मतलब ये हुआ कि जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर सूरज उगता है उसके लगभग 2 घंटे बाद गुजरात के पश्चिमी छोर पर सूरज उगता है। वहां का स्थानीय समय 2 घंटे पीछे होता है। तो फिर पूरे देश में एक ही समय कैसे चलता है? अगर 2 घंटे का फर्क है तो अलग अलग टाइम जोन क्यों नहीं है? देखिए, अगर इतने बड़े देश में अलग अलग टाइम जोन बना दिए जाते तो बहुत भ्रम और असुविधा हो सकती थी। सोचिए जरा, ट्रेन का टाइम टेबल बनाना कितना मुश्किल होता, हवाई सेवाओं में कितनी गड़बड़ होती, बैंकों का कामकाज, ऑफिस का समय, सब कुछ बहुत जटिल हो जाता। हाँ, ये बात तो है, समन्वय बनाना मुश्किल हो जाता। तो इसका हल क्या निकाला गया? समाधान के तौर पर भारत ने अपने लिए एक मानक समय रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन चुनी। ये एक ऐसी देशांतर रेखा है जिसके स्थानीय समय को ही पूरे देश का आधिकारिक मानक समय मान लिया गया है। अच्छा, एक स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश के लिए। ये कौन सी देशांतर रेखा है? भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को अपनी मानक समय रेखा चुना है। इसे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भी लिखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्व, ये क्यों चुनी गई? ये देशांतर रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 68 डिग्री और 97 डिग्री के लगभग बीच में। इससे ये सुनिश्चित होता है कि देश के किसी भी हिस्से का स्थानीय समय इस मानक समय से बहुत ज्यादा अलग न हो। ठीक है, और ये रेखा असल में भारत में कहाँ से गुजरती है? ये मानक मध्याह्न रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, पहले इलाहाबाद के पास एक जगह है मिर्जापुर, वहां से होकर गुजरती है। मिर्जापुर से? हाँ, और इसी रेखा के स्थानीय समय को हम भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं। तो ये IST जो ग्रीनविच मीन टाइम GMT है, उससे कितना आगे है? इसका हिसाब लगाना आसान है। हमारी मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व और हर 15 डिग्री पूर्व जाने पर समय 1 घंटा आगे होता है। तो 82.5 को 15 से भाग दे तो कितना आता है? 82/15, ये हुआ 5.5। हाँ, 5.5 बिल्कुल। तो भारतीय मानक समय IST GMT से ठीक 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसीलिए हम लिखते हैं IST = GMT + 5.30। समझ गया। और ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री वाली, ये किन राज्यों से होकर जाती है? ये मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण देखें
तो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। जी, तो भले ही गुजरात में सुबह 6 बजे सूरज उग जाए और अरुणाचल में सुबह 4 बजे, लेकिन पूरे देश में सबकी घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, IST। हाँ, ये राष्ट्रीय एकता और समन्वय के लिए जरूरी है। हालांकि पूर्वोत्तर वालों को थोड़ी दिक्कत होती होगी, जहां शाम जल्दी हो जाती है। हाँ, ये बात सही है। वहाँ चाय बागान टाइम जैसी अनौपचारिक व्यवस्थाएं भी रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर एक ही समय है। अब बात करते हैं कुछ समुद्री रास्तों की। आपने जिक्र किया था जल संधियां और चैनल, ये क्या होते हैं और भारत के आसपास कौन से महत्वपूर्ण हैं? देखिए, जल संधि यानी स्ट्रेट पानी का एक पतला संकरा सा रास्ता होता है जो 2 बड़े पानी के हिस्सों को, जैसे 2 समुद्रों या एक समुद्र और एक खाड़ी को जोड़ता है, और साथ ही वो 2 जमीन के हिस्सों को अलग भी करता है। ठीक है। और चैनल भी लगभग यही काम करता है, लेकिन वो आमतौर पर जल संधि से थोड़ा ज्यादा चौड़ा पानी का रास्ता होता है। समझ गया। तो भारत के संदर्भ में हमारे द्वीपों के आसपास कौन से चैनल महत्वपूर्ण हैं? हाँ, हमारे द्वीप समूहों के आसपास कुछ बहुत महत्वपूर्ण चैनल हैं जिनसे अक्सर सवाल भी पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, ये किसको अलग करता है? ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगर और सटीक बताऊं तो ये लिटिल अंडमान द्वीप, जो अंडमान का हिस्सा है, और कार निकोबार द्वीप, जो निकोबार का हिस्सा है, के बीच में है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसके पास से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम 10 डिग्री चैनल पड़ा। अच्छा, अंडमान को निकोबार से, ये याद रहेगा। और फिर है लक्ष्मी द्वीप समूह में, वहां 9 डिग्री चैनल है। ये लक्ष्मी द्वीप के जो मुख्य द्वीप है उनको मिनिकोई द्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मुख्य लक्ष्मी द्वीप को मिनिकोई से। हाँ, और फिर है 8 डिग्री चैनल। ये मिनिकोई द्वीप, जो भारत का हिस्सा है, को हमारे पड़ोसी देश मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकोई भारत को मालदीव देश से। ठीक है। 10, 9, 8 ये तीनों द्वीपों से जुड़े हैं। बिल्कुल। इनके अलावा एक ग्रेट चैनल भी है जो भारत के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच। और एक कोको चैनल है जो म्यांमार के कोको आइलैंड्स को भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप से अलग करता है। कोको चैनल भारत, अंडमान और म्यांमार के बीच। और भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्र है उसे क्या कहते हैं? वो भी तो एक तरह की जल संधि है। हाँ, बिल्कुल। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच जो संकरा समुद्री क्षेत्र है उसे पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि। जी, ये उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। यहीं पर वो चूना पत्थर की श्रृंखला भी है जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहते हैं। अच्छा, पाक जल संधि, ये नाम याद रखने वाला है। ये सारे जलमार्ग तो सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। निश्चित रूप से। चलिए अब अंत में एक फटाफट नजर भारत के पड़ोसी देशों पर डाल लेते हैं। हमारी जमीनी सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं? भारत की स्थलीय सीमाएं कुल 7 देशों के साथ लगती हैं। 7 देश कौन कौन से? पश्चिम से शुरू करें। हाँ, पश्चिम में है पाकिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद। हमारी और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। उत्तर पश्चिम में एक बहुत छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान से भी लगता है, राजधानी काबुल। इस सीमा को डुरंड रेखा कहते हैं, हालांकि अब ये क्षेत्र थोड़ा जटिल है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब उत्तर और उत्तर पूर्व में। उत्तर में हमारे 2 बड़े पड़ोसी हैं, चीन, राजधानी बीजिंग। भारत चीन सीमा को मैकमोहन लाइन कहते हैं, हालांकि चीन इसे पूरी तरह नहीं मानता। और दूसरा पड़ोसी है नेपाल, राजधानी काठमांडू। फिर थोड़ा और पूर्व में चले तो उत्तर पूर्व में आता है भूटान, राजधानी थिम्फू। चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है, अब एकदम पूर्व की ओर। पूर्व में 2 देश हैं। एक तो है बांग्लादेश, राजधानी ढाका। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही है। अच्छा, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से। जी हाँ। और दूसरा पूर्वी पड़ोसी है म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, राजधानी नेपिडॉ। बांग्लादेश और म्यांमार, तो ये हो गए 7 स्थलीय पड़ोसी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। बिल्कुल। और दक्षिण में हमारे समुद्री पड़ोसी कौन है जिनके साथ जमीनी सीमा नहीं है? हाँ, दक्षिण में हमारे 2 मुख्य समुद्री पड़ोसी देश हैं। एक तो है श्रीलंका, जो पाक जल संधि से अलग होता है,
राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो भी एक प्रमुख शहर है। और दूसरा है मालदीव, जो लक्षद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित द्वीपों का देश है। राजधानी माले। श्रीलंका और मालदीव। तो कुल मिलाकर भारत की भौगोलिक स्थिति न केवल इतनी विशाल है बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतने सारे स्थलीय और जलीय पड़ोसी हमारे। निश्चित रूप से। आप देखिए, भारत का आकार, हिंद महासागर में इसकी जो केंद्रीय स्थिति है, उत्तर में हिमालय जैसा एक विशाल प्राकृतिक अवरोध और इतनी लंबी तट रेखा, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही अनूठी भौगोलिक पहचान देते हैं। और आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए हमेशा की तरह श्रोताओं के लिए एक सरल सा सवाल छोड़ जाते हैं। आज की चर्चा के आधार पर बताइए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। नमस्कार।